हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में हम स्टैटिक जीके का एक और टॉपिक पढ़ेंगे और वो है ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। भारत में तेल उत्पादन कहाँ होता है, कैसे होता है, हमारी ऑयल रिफाइनरी क्या करती हैं, इन सब को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारत में आपको पता होगा कि एक मंत्रालय है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो भारत में तेल और गैस, उसके उत्पादन का काम, उसको एक्सप्लोर करने का काम। एक्सप्लोरेशन मतलब होता है ये चेक करना कि तेल और गैस कहां मिलेगा, यानी उसके नए नए जो कुएं हैं वो खोजना, तेल और गैस के, उन सबको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। और जब एक बार पता चल जाए कि तेल यहां पे है, फिर उसको निकालना, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। तो भारत में तेल और गैस को निकालना, खोजना, उनको फिर रिफाइन करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे भारत में, उनका विपणन यानी मार्केटिंग करना, आयात या निर्यात करना, और पेट्रोल के जो उत्पाद हैं उनका कंजर्वेशन करना, ये सारे काम करता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अब भारत की सरकार जो है वो तेल और गैस का जो क्षेत्र है उसमें विकास के लिए उन्होंने कई कदम उठाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एफडीआई, तेल के जो भंडार हैं भारत में उनको खोजना। तो उसमें जो एफडीआई है वो 100% है, यानी कि अगर आप किसी भी तेल या नेचुरल गैस के जो ऑयल फील्ड हैं या गैस फील्ड हैं उन्हें एक्सप्लोर करना चाहते हो, या आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हो, या आप तेल या गैस की मार्केटिंग करना चाहते हो, या फिर आप पाइपलाइन वगैरह बिछाना चाहते हो, तो फिर इन सब में एफडीआई 100% है, और वो भी ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक रूट में आपको सरकार की परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप सरकारी जो रिफाइनरी है हमारी, जहां पे पेट्रोलियम रिफाइन होता है, तो सरकारी अगर रिफाइनरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर 49% लिमिट है ऑटोमेटिक रूट से। यानी ऑयल और गैस में एफडीआई जो अलाउड है वो कितना है, प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश या पूंजी निवेश जो है वो कितना अलाउड है। अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो ऑयल या गैस को, या मार्केटिंग करना चाहते हो, या पाइपलाइन वगैरह बिछाना चाहते हो, तो इन सब में है 100% ऑटोमेटिक रूट से। और अगर आप किसी सरकारी रिफाइनरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा 49% है ऑटोमेटिक रूट से। तो ये सरकार ने कुछ चीजें करी हैं जिससे हम जो हमारा सेक्टर है हाइड्रोकार्बन्स का, उनका विकास हम भारत में कर सकें और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस फील्ड के अंदर आए। अब यहां पे आपको एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो तेल और गैस का जो पूरा सेक्टर है, पूरा का पूरा जो विभाग है ये तेल और गैस, इसमें 3 तरह के काम होते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे फिर डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनी क्या काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक तेल और गैस की कंपनी है जिसको बोलते हैं ओएनजीसी, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और एक तेल की कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी। एक तेल की कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब ये सारी हैं तो तेल का ही काम करती हैं, लेकिन अलग अलग काम करती हैं, राइट। तो अलग अलग काम किस तरह के होते हैं, तो सबसे पहले बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या काम होता है, आप सबसे पहले खोजोगे कि भाई तेल कहां पे है या गैस कहां पे है, उसके भंडारण कहां पे है, किस राज्य में है। तो एक्सप्लोर करना, नए नए तेल और गैस के जो कुएं होते हैं, प्राकृतिक कुएं, उन्हें खोजना और उसका तेल का उत्पादन करना। उत्पादन से मतलब यह है जमीन के नीचे से या समुद्र के नीचे से तेल को निकालना, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। तो यह काम करना, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो तेल का एक्सप्लोरेशन और तेल का उत्पादन, इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। दूसरा होता है मिड स्ट्रीम। अब एक बार आपने तेल निकाल लिया जमीन या समुद्र के नीचे से, तो उसको फिर ट्रांसपोर्ट करना, यानी जो रसद वाला काम है, जो लॉजिस्टिक्स वाला काम है, उसको स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, उसका प्रसंस्करण करना। तो ये सब जो एक्टिविटीज होती हैं, ज्यादातर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज वगैरह, ये आती है मिड स्ट्रीम में। और फिर होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में अब जो तेल है आपने एक बार ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा दिया रिफाइनरी तक, फिर रिफाइनरी में उसको फिल्टर किया जाएगा और उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और रिफाइन करने के बाद तेल को क्या किया जाएगा, रिफाइन करने के बाद उसे सारे भारत के पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाएगा, यानी लोगों तक पहुंचाना, उसकी मार्केटिंग करना या उसका कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन करना। जो भी प्रोडक्ट बनते हैं रिफाइन के बाद, तेल को पहले हम रिफाइन करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, पैराफिन, बिट्यूमिन, तो बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद। तो हम उनको क्या करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अब एक बात बताइए, जो पेट्रोल पंप होते हैं जहां पे आप गाड़ी में तेल भरवाने जाते हैं, वो जो आप जा रहे हैं तो वहां पे आपको क्या ओएनजीसी के पेट्रोल पंप मिलेंगे? जी नहीं। क्या आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड के मिलेंगे? जी नहीं। आपको मिलेंगे
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, या भारत पेट्रोलियम के, राइट। तो ये सब क्या है, ये डाउनस्ट्रीम कंपनियां हैं। लेकिन ओएनजीसी क्या काम करती है, ओएनजीसी तेल के भंडारों को खोजती है और तेल को निकालती है, तो वो काम ओएनजीसी करती है तो ये भी तेल की कंपनी, लेकिन ये अपस्ट्रीम वाला काम करती है, राइट। इसी तरह से हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम वगैरह, ये सब क्या करते हैं, ये डाउनस्ट्रीम वाला काम करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकारी कंपनियों को पढ़ने से पहले कि वो विभाग क्या होते हैं। तो तेल और गैस के जो विभाग हैं उनको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, मिडस्ट्रीम बोलते हैं और डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। अपस्ट्रीम में मैं रिपीट कर देता हूं फटाफट, अन्वेषण और उत्पादन, इसमें पानी के नीचे या जमीन के नीचे यानी भूमिगत प्राकृतिक गैस क्षेत्रों या कच्चे तेल की खोज करना और उसको वहां के कुओं से निकालना, जिसको बोलते हैं ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मतलब कुछ नहीं होता, जमीन खोदना या उसको जो समुद्र के नीचे जो तलहटी होती है, सी बेड होता है, उसको खोदना, उसको ड्रिलिंग बोलते हैं। मिड स्ट्रीम में उसका परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण तेल का, जो एक बार निकाल लिया हमने और उसे रिफाइनरी तक पहुंचा देना। अब आपने तेल को रिफाइनरी तक पहुंचा दिया तो वहां पे जो कच्चा तेल है उसको फिल्टर करना और उसके बाद उसे जनता तक पहुंचाना। उसके जो विभिन्न उत्पाद निकलते हैं जैसे गैस, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन, दुनिया भर के एलपीजी गैस वगैरह, उन सबको उपभोक्ताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं यानी एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना, उनका वाणिज्यिक वितरण यानी कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब हमारे देश में जितना भी हम तेल यूज करते हैं, यहां पे तेल से जब मैं बोलूं तो मतलब मैं पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब बोल रहा हूं, 85% हम खरीदते हैं। हमारे पास तेल के भंडार बहुत ही कम है, तो हम ज्यादातर तेल अपना खरीदते हैं ओपेक कंट्री से खरीदते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसे ओपेक कहा जाता है, यह संगठन सबसे पहली बार 1960 में बना था और जब यह बना था तो उसमें सिर्फ 5 मेंबर थे, जिनको फाउंडिंग मेंबर बोलते हैं यानी कि संस्थापक सदस्य बोलते हैं। ये 5 मेंबर थे इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। तो इनमें वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में है और बाकी सब पड़ोसी हैं ऑलमोस्ट, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब, ये सब मध्य पूर्व में आते हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, और वेनेजुएला था। तो ये 5 सदस्य शुरू में थे, बाद में फिर बहुत सारे कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया, जैसे कतर ने किया, लिबिया ने किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने किया, अल्जीरिया, अंगोला वगैरह। तो इनकी संख्या काफी ज्यादा हो गई थी। अगर आज के उसमें बात करें परिप्रेक्ष्य में, तो आज एक्वाडोर ने छोड़ दिया है और कतर ने भी छोड़ दिया है। तो टोटल आज अगर पूछें ओपेक में कितने मेंबर हैं, तो आंसर है 13। तो ओपेक जो है उसमें 13 मेंबर हैं, वो 13 मेंबर यहां पे लिख दिए हैं, आप इन पर नजर डाल सकते हैं। ये वो हैं जो तेल बेचने वाले देश हैं। याद रखिए, तेल बेचने के लिए ओपेक का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। जैसे आज की तारीख में अमेरिका बहुत ज्यादा तेल बेच रहा है और भारत भी अमेरिका से बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है। अमेरिका में एक विशेष तकनीक होती है तेल निकालने की, जिसको शेल ऑयल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो हम शेल ऑयल अमेरिका से खरीद रहे हैं, तो अमेरिका ओपेक का सदस्य नहीं है। इसी तरह रूस में भी तेल और गैस के भंडार बहुत ज्यादा हैं, लेकिन रूस जो है, रूस से हम भी तेल खरीद रहे हैं, इंडिया भी खरीदता है रूस से तेल, और हमने टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा है रशिया के साथ तेल खरीदने के लिए, लेकिन रूस भी ओपेक का मेंबर नहीं है। तो यह अनिवार्य नहीं है कि ओपेक का मेंबर आप होगे तभी आप तेल बेच सकते हो, लेकिन हां, इनका संगठन है और 13 देश इसमें है। इनका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ये इनका लोगो है। ये वो देश हैं जो आज ओपेक का सदस्य हैं और इनके नाम यहां पे लिखे हैं। अल्जीरिया, अंगोला, ये सब अफ्रीका के देश हैं। इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, इराक, ईरान, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, कोंगो, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। अब भारत अपना तेल किससे खरीद रहा है? देखो, ये तो हर साल चेंज होता है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, तो हर साल अलग होता है वो कि हम तेल कहां से खरीद रहे हैं। कभी हम ईरान से ज्यादा खरीदते थे, फिर ईरान से हमने कम कर दिया क्योंकि अमेरिका का दबाव था, फिर हम, लेकिन अगर आप देखें तो हम इराक से आज की तारीख में सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं। इराक, हमारी 1/4 तेल की जो आपूर्ति है वो इराक से होती है। इराक के बाद हम सऊदी अरब से सबसे ज्यादा खरीदते हैं। बाकी आज की तारीख में अमेरिका से भी हम काफी ज्यादा खरीदने लगे हैं। तो ईरान से हमने काफी कम कर दिया है, लेकिन ये रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन आपको मेनली ये याद रखना है कि भारत जो तेल खरीदता है वो नाइजीरिया से भी काफी खरीदता है। वैसे नाइजीरिया हो गया, इराक हो गया, या अमेरिका हो गया, या सऊदी अरब हो गया, इनसे हम काफी ज्यादा तेल खरीदते हैं। अब भारत में जो हमारा, क्योंकि मंत्रालय की बात की मैंने, तो वो मंत्रालय जो है उसके अंडर बहुत सारी कंपनी आती हैं। तो इन कंपनीज को भी हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो आपको काफी हाई क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो तेल और गैस का जो सेक्टर है उसके बारे में आप काफी अच्छे से जान पाएंगे। तो इनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी सरकारी उपक्रम।
ठीक है ना, सरकारी उपक्रम, पब्लिक सेक्टर, सरकारी कंपनियां कौन कौन सी हैं हमारे, ये सारी कंपनियां हमारे तेल और गैस मंत्रालय के अधीन आती हैं, यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती हैं। तो हमें बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि जब मैं किसी कंपनी को पढ़ाऊंगा तो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर आती है, वो अंडरस्टूड है कि जो भी कंपनियां मैं पढ़ा रहा हूं ये सरकारी कंपनियां हैं और ये सारी की सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो इनका नाम है बाल्मर लाउरी, भारत पेट्रोलियम, बियाको लाउरी अब बंद हो चुकी है, 2018 में बंद हो गई थी। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे कंपनियों को तभी तो आप जान पाएंगे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड में क्या फर्क है। नाम सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं और कंफ्यूजन भी हो सकती है, लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बाल्मर लाउरी एंड कंपनी। देखो, बाल्मर लाउरी कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, बहुत पुरानी कंपनी है। दो व्यक्ति थे, बाल्मर और लाउरी, 150 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है। 1867 में शुरू हुई थी और ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने शुरू करी थी। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। इसको मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया हुआ है। सबसे बड़ी जो कंपनियां होती हैं सरकारी, उन्हें महारत्न बोलते हैं, फिर होती हैं नवरत्न और फिर होती हैं मिनी रत्न। मिनी रत्न में भी कैटेगरीज होती हैं, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सारी कंपनी को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिए ये मिनी रत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी है और एज आई सेड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के अधीन आती है। ये क्या क्या काम करती है बाल्मर लाउरी? ये इंडस्ट्रियल पैकेजिंग करती है, ग्रीज और लुब्रिकेंट्स को बेचती है, लेदर केमिकल वगैरह को बेचती है, ट्रैवल और वेकेशन में भी है ये, लॉजिस्टिक और रिफाइनरी और ऑयल फील्ड सर्विसेज प्रदान करती है, रसद का काम भी करती है। यानी ज्यादातर जो ये काम करती है वो मिड स्ट्रीम का काम करती है। आप यहां पे देख सकते हैं इनकी जो सर्विसेज हैं, ये बड़े बड़े कंटेनर वगैरह में तेल जो है उसको सप्लाई करती है, ये उनको ट्रांसपोर्ट करती है तेल वगैरह को, लुब्रिकेंट वगैरह इनके आते हैं बाजार में, और रसायन जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करती है। तो मिड स्ट्रीम का काम ज्यादा करती है बाल्मर और लाउरी नाम की कंपनी। दूसरी कंपनी है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम जो है आप जानते हैं डाउन स्ट्रीम कंपनी है। इसके पेट्रोल पंप होते हैं भारत पेट्रोलियम के, तो आप जाते हैं तेल भरवाने। यह कंपनी 1952 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये जो कंपनी है भारत पेट्रोलियम, ये 2 रिफाइनरी भारत में चलाती है, एक तो है कोची रिफाइनरी और एक है मुंबई रिफाइनरी, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी डाउन स्ट्रीम कंपनी है, डाउन स्ट्रीम ऑयल कंपनी है भारत पेट्रोलियम। अब बात करते हैं एक और कंपनी की जिसका नाम है बिक्को लाउरी। ये कंपनी भारत सरकार ने 2018 में बंद कर दी थी क्योंकि ये उतनी सस्टेनेबल नहीं थी, उतना घाटे में भी थी और फिर बहुत पुरानी भी हो गई थी। ये कभी अंग्रेजों ने शुरू करी थी और इसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में था। तो 1919 में ये कंपनी जो है वो शुरू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और ये कंपनी भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अधीन आती है। ये कंपनी मीडियम वोल्टेज स्विच गियर और कई तरह के इलेक्ट्रिक रिपेयर वगैरह करती थी, बियाको एंड लाउरी। उसके बाद है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीपीसीएल। तो सीपीसीएल जो है ये 2 रिफाइनरी चलाता है और दोनों रिफाइनरी तमिलनाडु में है, क्योंकि नाम ही है चेन्नई पेट्रोलियम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो 2 रिफाइनरी चलाता है ये, एक तो है मनाली रिफाइनरी चेन्नई में। मनाली ये हिमाचल प्रदेश वाला मनाली नहीं है, ये चेन्नई के अंदर एक जगह है जिसको मनाली कहा जाता है। तो मनाली रिफाइनरी चेन्नई में, और नागापट्टिनम जो रिफाइनरी है जिसको कावेरी बेसिन रिफाइनरी भी बोलते हैं, तो वो भी चलाता है सीपीसीएल। ये कंपनी 1965 में बनी थी, हेडक्वार्टर है चेन्नई में। फिर है गेल तो एक महारत्न कंपनी है, महारत्न, ठीक है। महारत्न सबसे बड़ी सरकारी कंपनियां होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उनमें सबसे बड़ी कंपनी महारत्न होती हैं। तो 10 महारत्न कंपनी है भारत में आज की तारीख में। तो महारत्न जो कंपनी है उनमें है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यह कंपनी सबसे बड़ी सरकारी नेचुरल गैस प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। यानी प्राकृतिक गैस को यह प्रोसेस करती है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और यह कंपनी 1984 में स्टार्ट हुई थी। कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी, जैसे नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोकेमिकल या एलपीजी गैस, लिक्विड हाइड्रोकार्बन वगैरह। मेनली गैस की कंपनी है गेल। फिर बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी एक डाउन स्ट्रीम कंपनी है और महारत्न कंपनी है। ये भी याद रखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम महारत्न कंपनी है और भारत पेट्रोलियम भी महारत्न कंपनी है, याद रखिए। और ओएनजीसी भी महारत्न कंपनी है, गेल भी महारत्न कंपनी है। 25% भारत में जो मार्केट शेयर है आज की तारीख में, जो तेल का मार्केट शेयर है 25% वो इस कंपनी के पास है, एचपीसीएल के पास। तो काफी बड़ी कंपनी है ये। और ओएनजीसी जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, वो इसका प्रोमोटर है। प्रोमोटर मतलब मालिक होता है। तो एचपीसीएल के अंदर 51% जो हिस्सा है वो ओएनजीसी का है, ठीक है, ओएनजीसी का है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और 1974 में ये शुरू की गई थी।
उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यह भारत की सबसे बड़ी व्यावसायिक तेल की कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप भी इसी के हैं, सबसे ज्यादा जो तेल बेचा जाता है डाउनस्ट्रीम, सबसे बड़ी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और सबसे प्रॉफिटेबल भी है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में लगभग 33,000 कर्मचारी काम करते हैं और यह सबसे बड़ी डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनी है। ये बेसिकली तेल जो है उसको जनता तक पहुंचाती है। ये इनफैक्ट थोड़े बहुत काम ये अपस्ट्रीम में भी करती है, लेकिन ज्यादातर काम इसका जो है वो डाउनस्ट्रीम में है। तो ये कंपनी 1959 में शुरू की गई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद बात करते हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है ये कंपनी का नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो ये असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी को चलाती है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है ये असम के गोलाघाट में है, मोरांगी जिला है गोलाघाट, असम। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है ये जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब 2-3 कंपनियां मिलकर किसी कंपनी को खरीदती हैं तो उसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर। तो इसमें किस किस का हिस्सा है? इसमें भारत पेट्रोलियम का हिस्सा है लगभग 61%, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL का हिस्सा है 26% और असम की सरकार का हिस्सा है 12.35%। यह मिनी रतन कैटेगरी की कंपनी है और इसकी कैपेसिटी पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका उद्घाटन किया था 1999 में, तो तब इसकी कैपेसिटी 3 मिलियन टन थी, 3 मिलियन मेट्रिक टन। आज की तारीख में 3 गुना कर दी गई है। इनफैक्ट 2020 में इसकी कैपेसिटी 3 गुना हो गई। अब इसकी कैपेसिटी 9 मिलियन मेट्रिक टन है। तो काफी बड़ी रिफाइनरी भारत की हो गई है नुमालीगढ़। उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये एक नवरत्न कंपनी है। याद रखिए ये एक नवरत्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। और ये कंपनी क्या काम करती है? ये बेसिकली ये अपस्ट्रीम का काम करती है। तो ये तेल के जो भंडार है उनको खोजती है, वहां से तेल निकालती है, तेल का उत्पादन करती है, वो सब काम करती है ये। जब ये कंपनी बनी थी 1961 में बनी थी। सबसे शुरू में तो ये खैर 1959 में इनकॉर्पोरेट की गई थी, लेकिन काम इसने करना शुरू किया था 1961 में। तो तब भारत सरकार और बर्मा ऑयल कंपनी जो ब्रिटेन की थी उन्होंने मिलकर असम में तेल को खोजने का काम शुरू करा। तो वहां पे असम में तेल के भंडार पाए गए नाहरकटिया में और मोरान में। नाहरकटिया और मोरान जगह है असम में, वहां पे तेल के भंडार पाए गए। तो इस कंपनी को की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी ऑयल इंडिया लिमिटेड की कि जाके तेल खोजो और उसको निकालो। तो उसके लिए बनाई गई थी। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड आप जानते हैं इसका 26% हिस्सा जो नुमालीगढ़ का है वो इसने खरीदा हुआ है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में 26% हिस्सा इस कंपनी के पास है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड में और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में क्या फर्क है, तो अब आप बड़े आराम से बता सकते हो। 2 सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है, यहां पे लिख देता हूं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन डाउनस्ट्रीम कंपनी है और ऑयल इंडिया लिमिटेड अपस्ट्रीम कंपनी है। सबसे बड़ा फर्क तो यह है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का काम है पेट्रोल को बाहर निकालना और उसको खोजना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का काम है जनता तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये डाउनस्ट्रीम कंपनी है, ये अपस्ट्रीम कंपनी है। दूसरी बात, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो महारत्न कंपनी है और ऑयल इंडिया लिमिटेड नवरत्न कंपनी है। तो एक बड़ी कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अब बात करते हैं ONGC की। देखो ONGC भी महारत्न कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और आपको इतना बता दूं कि भारत में ये ONGC अपस्ट्रीम कंपनी है। सबसे पहली चीज तो ये याद रखिए, इसके पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे आपको ONGC के, क्योंकि वो काम नहीं है इसका। इसका काम है तेल को खोजना और उसको निकालना। तो ONGC भारत में 70% जो तेल निकाला जाता है ONGC के द्वारा निकाला जाता है। 70% इंडिया का जो क्रूड ऑयल है जो प्रोड्यूस होता है भारत में खैर उतना तेल निकलता नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन जितना भी निकलता है उसका 70% ये निकालती है। और भारत में जितनी भी गैस निकलती है उसका 80% ये निकालती है। तो आप इसी से समझ जाइए कि ONGC जो कंपनी है उसकी भारत के लिए महत्व, जो उसका महत्व है वो क्या है। भारत में 80% गैस का उत्पादन, 80% से भी बल्कि ज्यादा कहूंगा मैं, 85% तक कई साल में ये करती है गैस का उत्पादन। और 70% भारत में तेल का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो करती है ONGC। और एक कंपनी और, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिए। देखिए क्या हुआ जब गल्फ वॉर हुई। आज आप जानते हैं जैसे ये मिडल ईस्ट के कंट्री आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। सऊदी अरब जो है वो एक सुन्नी कंट्री है, जो ईरान है वो एक शिया कंट्री है। तो इनमें कई तरह के और भी कन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो इनमें आपस में लड़ाई जब हो जाती है तो फिर तेल की शॉर्टेज हो जाएगी। अब भारत अपना 85% तेल खरीदता है दुनिया से, तो भारत पूरी तरह से निर्भर है आयात के ऊपर। अब एक बात बताइए, क्या हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जहां हम तेल है उसका भंडार स्टोर करके रख लें कि अगर इमरजेंसी में तेल की कमी हो जाए? क्योंकि आप एक बात याद रखिए, अगर भारत में थोड़ी सी भी तेल की कमी हो जाती है तो दाम पेट्रोल के इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आम जनता सफर करती है।
आम जनता बहुत ज्यादा सफर करती है, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए भारत की सरकार ने एक और कंपनी बना रखी है जिसका नाम है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए आज की तारीख में भारत सरकार क्या कर रही है, जब भी ओपेक संगठन में कई बार लड़ाई हो जाती है, हमने अभी देखा कि तेल के दाम एकदम जीरो पहुंच गए थे, कंपनीज जो है उन्होंने उत्पादन करना बंद कर दिया। पिछले साल हमने देखा था कि सऊदी अरब जो है उसने कहा था कि मैं तो प्राइस वॉर करूंगा, तो बाकी कंट्रीज से लड़ाई हो गई। तो ये कंट्रीज जो हैं, ज्यादातर तेल बेचने वाली कंट्रीज, इनके जो ओनर हैं वो तानाशाह हैं, इनमें डेमोक्रेसी नहीं है। चाहे वो कई कंट्रीज में एक नाम की डेमोक्रेसी है। जैसे इराक की बात करें, इराक में इलेक्शंस होते हैं लेकिन वहां पे वो बहुत ज्यादा रिग्ड होते हैं, आतंकवादी संगठन बहुत ज्यादा है वहां पे। हमने आईसिस की बात करी, तो आईसिस क्या है? आईसिस इराक और सीरिया से ऑपरेट करता था, तो बहुत सारे उनमें वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं। आप कुवैत की बात कर लीजिए, आप बहरीन की बात कर लीजिए, आप सऊदी अरब की बात कर लीजिए, इन कंट्रीज में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं, तो उनमें कब क्या हो जाए उनका स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए भारत अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रहा है, और ये बहुत टाइम से न्यूज में चल रहे हैं। 4 जगह भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हैं, यानी हम 4 करोड़ बैरल मतलब एक तेल का जो वो होता है कंटेनर, उसे बैरल बोलते हैं। तो भारत लगभग 4 करोड़ बैरल तेल स्टोर करके रखना चाहता है कि अगर कल को कमी हो जाए तो हमारे पास कुछ दिन का जो तेल है वो रहे। अभी हमारे पास उतनी क्षमता हो गई है कि 4 से 5 दिन का तेल हमारे पास रहता है पूरे भारत में जितना इस्तेमाल होता है, और इसको बढ़ा के हम 10 दिन करना चाहते हैं। यानी अगर 10 दिन का तेल हमारे पास पहले से एडवांस में है, तो क्योंकि कोई अगर सिचुएशन होती है तो ऐसा माना जाता है 10-20 दिन में वो ठीक हो जाती है जनरली, तो 10 दिन का तो हमारे पास कम से कम रहे। तो हमने कहां पे बनाए हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बनाया है मैंगलोर जो कि कर्नाटक में है, दूसरा बनाया है विशाखापट्टनम में जो आंध्र प्रदेश में है, फिर एक बनाया है पाडुर नाम की जगह उडुपी कर्नाटक में है, और चौथा बनाया है चांदीखोल में। इनमें 3 तो ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, इनको हमने तेल से भर दिया लबालब, मैंगलोर वाले को, विशाखापट्टनम वाले को और पाडुर वाले को। परंतु चांदीखोल वाले को अभी हमने भरा नहीं है, लेकिन ये बनके तैयार है। तो चांदीखोल ओडिशा, पाडुर, उडुपी कर्नाटक, विशाखापट्टनम और मैंगलोर, ये 4 भारत के ऐसे स्थान हैं जहां पे हमने बहुत बड़े बड़े तेल के वो बनाए हैं, जिनमें हम तेल को स्टोर करके भविष्य में अगर आपात आ जाए तो उसके लिए पहले से ही रिजर्व में रख सकते हैं। और यह काम कौन सी कंपनी करती है? यह करती है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, यानी ISPRL। अब बात करते हैं एक और कंपनी की, जो है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। एक्चुअली ये एक सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि ONGC की ही एक कंपनी है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का लोगो, इसमें ऊपर ONGC है और नीचे MRPL है। तो मैंगलोर में जो रिफाइनरी है, कर्नाटक के मैंगलोर में जो रिफाइनरी है, जो बहुत बड़ी रिफाइनरी है, 15 मिलियन मैट्रिक टन क्षमता की रिफाइनरी है, तो उसको चलाती है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। ये मिनी रतन कंपनी है और इसकी अभिभावक कंपनी है ONGC। भारत के बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है कि भारत में जो पेट्रोल है, जो तेल है, ठीक है, भारत, तो वो हमारे कोर सेक्टर में आता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री हमारे कोर सेक्टर में आती है, क्योंकि पेट्रोल पे हम बहुत ज्यादा हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज निर्भर करती हैं। तो हमारे कोर सेक्टर कितने हैं? 8। भारत में 8 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें कोर सेक्टर कहते हैं, क्योंकि वो हमारी अर्थव्यवस्था की नींव बनाती हैं। ये 8 इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? एक तो है कोयला, फिर है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, यानी पेट्रोल की बात कर रहे हैं, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। तो आप देख सकते हैं ऑयल और गैस दोनों कोर इंडस्ट्रीज हैं। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स भी कोर इंडस्ट्री है। फर्टिलाइजर यानी कि रसायन, खाद वगैरह, स्टील, इस्पात, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये है हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज। भारत जो है वो क्या करता है? हम पेट्रोल को रिफाइन करते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम पेट्रोल को एक्सपोर्ट नहीं करते, हम पेट्रोल को रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं, यानी पेट्रोल से मिलने वाली चीजें जो है उनको एक्सपोर्ट करते हैं। फिर भारत जो है वो एशिया में अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा रिफाइनर हो गया है। जो रिफाइन करने वाली कंट्री है उनमें हो गया है भारत। और भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जो तेल है उसका कंज्यूमर है, यानी हम उपभोक्ता हैं तेल के। और अगर इतने बड़े उपभोक्ता हैं तो हम तेल खरीदते बहुत ज्यादा है। इस वजह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है सरकार का, राजकोषीय घाटा, वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमें खरीदना पड़ता है। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए, 2 चीजें खरीदने से हमारी सरकार को बहुत ज्यादा वो होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? अगर आपका मान लो आयात बहुत ज्यादा होगा और निर्यात बहुत कम होगा, तो फिर आपका एक नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा हो जाता है। तो एक हो जाता है हमारा सोने की वजह से, क्योंकि सोना भी हमें खरीदना पड़ता है। हमारे देश में सोना बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं, लेकिन हमारे देश में सोने का भंडार नहीं है उतने। और दूसरा तेल, तो गोल्ड और ऑयल, इन 2 चीजों में हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है।
तेल और गैस क्षेत्र जो है, मैंने आपको बताया 8 प्रमुख उद्योगों में से है, क्योंकि दूसरे बहुत सारे अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं जो इन पे निर्भर करते हैं 8 क्षेत्रों पे। अब हम आते हैं रिफाइनरीज पे। देखो, रिफाइनरी पे मैं आऊं और आपको बताऊं कि रिफाइनरी करती क्या है। पहले ये देख लेते हैं कि तेल निकलता कहां कहां से है। तो 2 तरह का तेल निकाला जाता है, एक तो ऑनशोर और एक ऑफशोर। ऑनशोर मतलब होता है जमीन, जमीन के नीचे खोद के तेल निकाला जाता है, उसे ऑनशोर कहा जाता है। और ऑफशोर मतलब होता है समुद्र, जब समुद्र के नीचे जो है खोद के तेल निकाला जाता है। और ज्यादातर दुनिया के जो तेल के भंडार हैं वो समुद्र के नीचे हैं, यानी ऑफशोर ज्यादा भंडार हैं कंपेयर टू ऑनशोर। अब भारत में जो तेल निकाला जाता है, आपको बता दूं, ऑनशोर, पहले ऑनशोर की बात करते हैं। तो भारत का 96% जो तेल निकलता है, वो जो ऑनशोर निकलता है उसका 96% वो 3 राज्यों से निकलता है, असम, गुजरात और राजस्थान। असम, गुजरात और राजस्थान। और किन किन जगहों से निकलता है वो हम अभी देखते हैं। फिर ऑफशोर, ऑफशोर हमारे पास बस एक ही जगह है मेनली, वो है बॉम्बे हाई, जिसे मुंबई हाई भी बोलते हैं। तो यहां पे आपने वो सुना होगा सागर सम्राट। तो सागर सम्राट हमारा जो ऑयल प्लेटफॉर्म है वो है ओएनजीसी का है। ये सागर सम्राट किसका है? ओएनजीसी का। तो मैं आपको ये पहले बता देता हूं भारत में तेल कहां कहां से निकलता है। मैंने आपको ऑनशोर की बात करी और मैंने आपसे ऑफशोर की बात करी। ऑफशोर मतलब समुद्र के नीचे से तेल निकालना, और ऑनशोर मतलब जमीन के नीचे से तेल निकालना। तो सबसे पहले जो तेल निकलता है वो दिग्बोई। अब देखो, दिग्बोई में दोनों चीजें हैं, दिग्बोई में तेल निकाला भी जाता है और रिफाइन भी किया जाता है। तो दिग्बोई में रिफाइनरी भी है। और अच्छी बात यह है कि तेल वहीं से निकलता है तो ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता, वहीं की वहीं फिल्टर भी हो जाता है। और दिग्बोई का नाम आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी कौन सी थी, तो आंसर है दिग्बोई। अंग्रेजों ने खोजी थी, बहुत पुरानी बात है और एक स्टोरी भी है इसके पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो, कि दिग्बोई जो है असम में, यहां पे जैसे हाथी वगैरह हैं, असम में आप जानते हैं हाथी बहुत है, असम में वाइल्ड लाइफ बहुत है। तो असम में एलिफेंट वगैरह काफी होते ही हैं। तो वो जब दिग्बोई के आसपास घूमते थे तो अंग्रेजों ने देखा कि हाथियों के जो पैर हैं उनके ऊपर तेल की गंध आ रही है। इतना ज्यादा तेल था दिग्बोई में कि हाथी, वो तेल बाहर निकल जाता था जमीन से प्रेशर के कारण, और फिर हाथी वगैरह चलते थे तो उनके पैरों से गंध आती थी तेल की। तो फिर अंग्रेजों ने वहां पे खुदाई करी, और जब अंग्रेज खुदाई करते थे तो खुद थोड़ी करते थे, हम गुलाम देश थे तो हमसे करवाते थे। तो वहां पे वो बोलते थे डिग बॉय डिग, यानी कि डिग मतलब होता है खोदना। तो वो जिससे खुदवाते थे, जो असम के लोकल लोग थे, उनको बोलते थे डिग बॉय डिग, यानी खोदो लड़के खोदो। तो इसलिए उसका नाम डिग बॉय से दिग बॉय हो गया। और ये सच्ची कहानी है, ये कोई मेडअप वो नहीं है, ये सरकार की वेबसाइट पे लिखी है। आप दिग बॉय की उस पर जाएंगे तो वहां आपको एक कहानी मिल जाएगी। तो डिग बॉय का नाम इसलिए पड़ा, दिग बॉय असम में। और सबसे पहला जो भारत में रिफाइनरी था वो था दिग बॉय असम। तो दिग्बोई में लेकिन तेल भी मिलता है। अब यहां पे ऑनशोर जो ड्रिलिंग होती है ऑनशोर, वो यहां पे भी होती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये वो जगह है जहां पे भारत में पेट्रोल मिलता है। फिर है नाहर कटिया कुआं। फील्ड मतलब कुआं, कुएं से मतलब वैसा कुआं नहीं है जो आप खेत में खोद देते हो, उस कुएं की बात नहीं हो रही यहां पे। मतलब जमीन के नीचे जो पेट्रोल के भंडार है उनकी बात हो रही है, उनको भी कुआं कहा जाता है। गैस के कुएं, तेल के कुएं, तो यहां पे कुएं का मतलब वो है। तो नाहर कटिया जो तेल का कुआं है वो भी असम में है, नाहर कटिया। फिर मोरान, मोरान का पूरा नाम है मोरान हुगरी जान, ये भी असम में है। गुजरात में अंकलेश्वर, गुजरात में अंकलेश्वर में भी तेल के भंडार हैं, उतना निकाला नहीं जाता लेकिन है। फिर गुजरात में ही खंबात, गल्फ ऑफ खंबत का जो है, जिसको लूनेज फील्ड बोलते हैं, वो एरिया। फिर गुजरात में ही अहमदाबाद और कल्लोल में भी तेल के भंडार पाए गए हैं। बॉम्बे हाई तो आपको पता ही है, बॉम्बे हाई है। बॉम्बे हाई कैसा है, ऑनशोर है कि ऑफशोर है? बॉम्बे हाई ऑफशोर है, समुद्र वाला है ये। फिर गुजरात में ही गल्फ ऑफ खंबत में एक आइलैंड है, टापू है, जिसको बोलते हैं अलियाबैट। तो अलियाबैट में भी पेट्रोल पाया गया है और निकाला भी थोड़ा थोड़ा जा रहा है वहां से। और बॉम्बे हाई के ही दक्षिण में एक और जगह मिली है जिसको बोलते हैं बसीन, तो यहां भी ऑफशोर ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है। तो ये भारत में वो स्थान है जहां से पेट्रोल वो किया जाता है, एक्सप्लोर होने के बाद उसको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, यहां पे हर जगह भारत में तेल है। तो 96% भारत में जो ऑनशोर निकाला जाता है वो 3 राज्यों से होता है, असम, गुजरात और राजस्थान। और जो ऑफशोर है वो ज्यादातर बॉम्बे हाई से होता है। ये बॉम्बे हाई है जो आप फोटो में देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये समुद्र के नीचे से निकाल रहे हैं हम, तो ये ऑफशोर है। और सागर सम्राट बोलते हैं ये ऑयल एक्सप्लोरेशन प्लेटफॉर्म। जो ₹1 का नोट है उसके पीछे भी सागर सम्राट का फोटो होता है, आपको याद होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सागर सम्राट, तो सागर सम्राट बॉम्बे हाई पे है, जिसको आज मुंबई हाई बोलते हैं। ये मुंबई के तट से 176 किलोमीटर अंदर है समुद्र के, राइट। तो इसको ओएनजीसी मैनेज करता है, यानी ये जो मशीन वगैरह सब लगा रखी हैं ये सब ओएनजीसी की मशीनें हैं। और सागर सम्राट समुद्र के नीचे 18,000 फीट तक खुदाई कर सकता है। एक बात आपको और बता दूं, हमारा रशिया हमेशा से दोस्त रहा है। तो ये तेल खोजा किसने?
क्योंकि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम खोज ये पता कर लें कि तेल यहां पे है। तो रशिया का एक जहाज था जिसका नाम है अकेडमिक अर्खानगेल्स्की। रशिया का एक जहाज था अकेडमिक अर्खानगेल्स्की, उसने ये खोजा कि भारत में बंबई का जो तट है उससे लगभग 170 किलोमीटर दूर जो है वहां पे तेल है समुद्र के नीचे। रशिया के इस जहाज ने खोजा और फिर हमने शुरू किया, ओएनजीसी ने सागर सम्राट के थ्रू शुरू किया। अब रिफाइनरी पढ़ने से पहले जान लो रिफाइनरी में होता क्या है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने तेल जो है पहले पता लगाया कहां है, एक्सप्लोर किया, फिर हमने तेल को निकाल लिया यानी तेल को प्रोड्यूस करा। अब तेल हमारे पास है, फिर हमने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा दिया रिफाइनरी में। अब ये तेल कैसा है, ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल। या फिर हमने क्या किया, तेल को इंपोर्ट कर लिया, खरीद लिया, आयात कर लिया, दूसरे देशों से आयात करके ट्रांसपोर्ट कर लिया और फिर वो रिफाइनरी में पहुंच गया। यानी चाहे भारत ने खुद ने अपना तेल उत्पादन कराओ चाहे खरीदाओ, पहुंचेगा वो रिफाइनरी में। अभी तक ये तेल है कच्चा तेल। तो कच्चे तेल को मैंने एक ड्रम में भर दिया, फिर आग लगा दी। यही काम होता है। आप किसी भी रिफाइनरी में चले जाओ, मथुरा रिफाइनरी में चले जाओ, चाहे भारत की 23 रिफाइनरी हैं, आप किसी में भी चले जाओ, यही काम होता है। तो वहां पे क्या करते हैं, एक उसमें तेल भर देते हैं, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, आग लगा देते हैं। अब देखो आग जब लगाएंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जैसे पहले टेम्परेचर को रखेंगे सिर्फ 25 के आसपास, 25 डिग्री सेल्सियस, तो इतने टेम्परेचर पे जो पेट्रोलियम गैस है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। पेट्रोलियम गैस बाहर आ जाएगी, फिर इसको लिक्विड कर लो, ठंडा कर लो, तो ये तरल हो जाएगी, तो ये बन गई एलपीजी। इसको सिलेंडर में भर के लोगों तक पहुंचा दो। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कैसे बनती है, जब हम कच्चे तेल को 25 डिग्री सी के आसपास गर्म करते हैं तो पेट्रोलियम गैस निकलती है, फिर हम इसको ठंडा करके लिक्विड बना लेते हैं, वेपर, क्योंकि भाप की फॉर्म में होती है ये, तो फिर इसको लिक्विड बना लेते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर इसको सिलेंडर में भर के हम बेच देते हैं। अब और टेम्परेचर बढ़ाओ, 25 से 60 जब टेम्परेचर हो जाता है, लगभग 25 से 60 के बीच में, तो फिर गैसोलीन निकलता है। गैसोलीन को ही हम पेट्रोल कहते हैं, गैसोलीन को ही हम पेट्रोल कहते हैं, याद रखिए। फिर इसे गाड़ियों में डाल दो पेट्रोल को, मिल गया पेट्रोल। और टेम्परेचर बढ़ाओ, 60 से 180 करो। फिर नैप्था, नैप्था जो है ये बहुत सारे हमारे रसायन बनते हैं, इससे केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है नैप्था। उसके बाद 180 से 220 कर दो तो पैराफिन, पैराफिन का इस्तेमाल एविएशन में होता है, उन सब में होता है, पैराफिन का इस्तेमाल होता है। पैराफिन को कैरोसिन भी कहा जाता है। तो कैरोसिन आप घर में यूज कर लो, कैरोसिन को आप मतलब लोग खाना वगैरह बनाने के लिए, लकड़ियां जलाने के लिए यूज करते हैं, या एविएशन टरबाइन फ्यूल में भी यूज करते हैं। जो एरोप्लेन उड़ते हैं उनमें कौन सा पेट्रोल यूज होता है, उसको बोलते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल, उसमें कैरोसिन का इस्तेमाल भी होता है। तो पैराफिन कुछ नहीं है, पैराफिन ही कैरोसिन है। उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाओ, जब 250 तक पहुंच जाएगा टेम्परेचर बढ़ के, तो डीजल मिल जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा। तो डीजल को फिर वो हैवी व्हीकल के लिए डीजल यूज होता है। हैवी व्हीकल याद रखिए, जो हैवी व्हीकल होते हैं उनके लिए डीजल यूज होता है। जैसे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, ये पेट्रोल नहीं खींच सकता उन्हें, ठीक है, उन्हें डीजल ही खींचेगा। फिर 250 से 300 करोगे तो फ्यूल ऑयल, ये फ्यूल ऑयल जो होता है ये जहाज में यूज होता है। तो जहाज में जो ईंधन यूज होता है वो फ्यूल ऑयल होता है। फिर 300 से 350 करो तो लुब्रिकेटिंग ऑयल मिल जाएगा। और फाइनली 350 से ज्यादा करोगे तो ये काले रंग का बिल्कुल जो अवशेष बच जाएगा उसको बोलते हैं बिट्यूमेन, जिससे सड़कें बनाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कच्चे तेल से कितना कुछ मिलता है। हाँ, टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए, तो वो काम रिफाइनरी में होता है। तो यानी कि रिफाइनरी क्या करती है, रिफाइनरी कच्चे तेल से ये सारे के सारे प्रोडक्ट निकाल लेती है। तो इतनी सारी चीजें मिलती हैं, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, पैराफिन मिलता है, नैप्था मिलता है, पेट्रोलियम एलपीजी गैस मिलती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, इतना कुछ मिलता है। तो कमर्शियली हाईली प्रॉफिटेबल है, राइट। ये काम रिफाइनरी में होता है। अब हम देखेंगे रिफाइनरी भारत की कि कौन सी कहां है। अब भारत में 23 रिफाइनरी हैं और सिर्फ बड़ी रिफाइनरी की बात करूंगा। अगर किसी ने कोई गली में खोल रखी हो तो उसकी बात नहीं करूंगा, मैं उसकी बात करूंगा जो हमारी ऑफिशियल भारत की पेट्रोलियम एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की वेबसाइट पे है, उनकी बात करूंगा बस। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी कौन सी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ये सारी रिफाइनरी हैं, ये मैंने हिंदी में भी लिख दी है। तो बिहार में है बरौनी, बिहार में जगह है बरौनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एमसीक्यूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो अब बता रहा हूं। बिहार में है बरौनी, गुजरात में कोयली, गुजरात में कोयली, पश्चिम बंगाल में हल्दिया, उत्तर प्रदेश में मथुरा, हरियाणा में पानीपत, असम में गुवाहाटी, असम में ही दिग्बोई और असम में ही बोंगई गांव, ओडिशा में पैराद्वीप। तो ये किसकी हैं, ये आईओसीएल की हैं। देखिए हर कंपनी की अलग अलग बताऊंगा, तो कंपनी वाइज मैं कवर कर रहा हूं। सबसे ज्यादा रिफाइनरी किसकी हैं, 23 में से 9 तो इसी की हैं, आईओसीएल की, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 9 रिफाइनरी हैं। काउंट कर लीजिए, ये संख्या 9 होनी चाहिए।
बिहार के बरौनी, फिर से रिपीट कर देते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला, बिहार में किस जगह पे रिफाइनरी है, तो आंसर है बरौनी, एक ये। या ये भी आ सकता है कि बरौनी रिफाइनरी का ओनर कौन है, तो आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये नो की नो रिफाइनरी जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की है। अब बात करते हैं एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो रिफाइनरी है भारत में 3 है, 2 इसकी पूरी खुद की हैं, एक तो महाराष्ट्र में मुंबई रिफाइनरी और एक आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम रिफाइनरी, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हैं। और एक इसका जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर मतलब 2 कंपनियों ने मिलकर खोली हुई है, पंजाब में भटिंडा रिफाइनरी। तो दूसरी कंपनी कौन सी है, उसका नाम है हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड ने मिलकर पंजाब में भटिंडा रिफाइनरी चला रखी है, लेकिन मुंबई और विशाखापट्टनम वाली दोनों एचपीसीएल की खुद की हैं। तो 3 रिफाइनरी हैं एचपीसीएल की, 2 खुद की और एक हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड के साथ मिलकर, जो कि भटिंडा पंजाब में रिफाइनरी है। अब बात करते हैं भारत पेट्रोलियम की, बीपीसीएल। तो बीपीसीएल की रिफाइनरी भी 3 हैं, 2 खुद की हैं और एक किसी के साथ मिलकर है। तो जो खुद की हैं, महाराष्ट्र में एक मुंबई रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम की है और केरल में कोच्चि रिफाइनरी भी भारत पेट्रोलियम की है, इनकी है, ठीक है। और एक जो किसी के साथ मिलकर खोली है, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है बीना, बीना में जो रिफाइनरी है वो इनकी भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड के साथ मिलकर है, ये जॉइंट वेंचर है, जेवी, जेवी मतलब जॉइंट वेंचर। तो मुंबई रिफाइनरी महाराष्ट्र में, कोच्चि रिफाइनरी केरल में और बीना में जो रिफाइनरी है तो वो मध्य प्रदेश में, वो तीनों हैं भारत पेट्रोलियम की। तो मुंबई में आप देख सकते हैं 2 अलग अलग रिफाइनरी हैं, एक तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की और एक भारत पेट्रोलियम की। उसके बाद बात करते हैं सीपीसीएल। सीपीसीएल के बारे में आपको बता चुका हूं, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये 2 रिफाइनरी चलाता है, एक कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन रिफाइनरी को हम नागपट्टिनम भी बोलते हैं, नागपट्टिनम रिफाइनरी, और दूसरी है मनाली चेन्नई रिफाइनरी। चेन्नई रिफाइनरी मनाली जो चेन्नई में है वहां पे, और कावेरी बेसिन जिसको नागपट्टिनम रिफाइनरी बोलते हैं, दोनों है सीपीसीएल की। उसके बाद नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ की तो बस एक ही असम में जो नुमालीगढ़ है, बस नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी है और असम के नुमालीगढ़ में इनकी रिफाइनरी है। फिर ओएनजीसी, तो ओएनजीसी की 2 रिफाइनरी हैं, सिर्फ 2, एक खुद की है और एक जॉइंट वेंचर है। तो जो खुद की है वो कौन सी है, जो खुद की है वो है आंध्र प्रदेश में तटीपका, आंध्र प्रदेश में जगह है जिसको तटीपका बोलते हैं, वो खुद की है। और दूसरी है, उसको जॉइंट वेंचर नहीं कहेंगे क्योंकि ओएनजीसी की ही खरीदी हुई कंपनी है एमआरपीएल, यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, एमआरपीएल। तो एमआरपीएल की है ये, और एमआरपीएल कुछ नहीं है, ओएनजीसी की ही सब्सिडरी कंपनी है। तो हम ये कहेंगे कि ओएनजीसी की ही है एक तरह से ये, क्योंकि एमआरपीएल की अभिभावक कंपनी जो है वो ओएनजीसी है। तो मैंगलोर रिफाइनरी कर्नाटक में जो है वो ओएनजीसी की है, और तटीपका आंध्र प्रदेश में वो ओएनजीसी की है। फिर रिलायंस, अब प्राइवेट 3 है, ये बड़ी रिफाइनरी जो है, जो उस लेवल की हैं बहुत बड़ी, तो बस 3 प्राइवेट आपको याद रखनी है। 2 रिलायंस की हैं, दोनों जामनगर में, बस लोकेशन थोड़ी सी अलग है, एक पड़ती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और एक पड़ती है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, लेकिन दोनों जामनगर गुजरात में है रिलायंस की। और एक प्राइवेट है नयारा, नयारा एनर्जी लिमिटेड, ये जो है नयारा एनर्जी लिमिटेड, ये गुजरात के वाडीनार नाम की जगह पे है, गुजरात के वाडीनार। तो ये पूरी आपकी यहां पे रिफाइनरी जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब 2 नई बन रही हैं, बहुत बड़ी रिफाइनरी बन रही हैं 2, एक बन रही है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। अब याद रखिए ये शुरू नहीं हुई है, पहले कह रहे थे 2022 तक शुरू होगी, फिर 2025 कर दिया है क्योंकि लैंड एक्विजिशन वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, भूमि अधिग्रहण में प्रॉब्लम आ रही है। और एक है बाड़मेर रिफाइनरी, पचपदरा बाड़मेर जो राजस्थान में है। तो रत्नागिरी वाली रिफाइनरी में 50% हिस्सा होगा इन 2 कंपनियों का, एडनॉक और सऊदी अरमको। ये जो सऊदी अरमको है, ये अरमको सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी तेल और गैस की कंपनी है, और एडनॉक यूएई की सबसे बड़ी गैस की कंपनी है, तेल और गैस की। एडनॉक बोलते हैं आबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, यानी एडनॉक। तो आबू धाबी यूएई की राजधानी है, तो एडनॉक यूएई की कंपनी है सबसे बड़ी, और अरामको सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है। ये दोनों का 50% मिला के होगा, और जो बाकी 50% है वो एक और कंपनी बनी है उसके लिए, जिसका नाम है रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। और इस कंपनी को भारत की 3 कंपनियों ने मिलकर बनाया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम। ये तीनों ही डाउनस्ट्रीम कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, तीनों ही महारत्न कंपनियां हैं और तीनों ही डाउनस्ट्रीम कंपनियां हैं। इन्होंने मिलकर बाकी 50% ओन करा है। उसके लिए तीनों ने एक और कंपनी बना दी जिसका नाम है रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। कई बार रत्नागिरी को वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी भी कहा जाता है क्योंकि एकदम पश्चिम तट पे है भारत के। रत्नागिरी महाराष्ट्र में, अगर आप इसकी मैप पे लोकेशन देखेंगे, एकदम समुद्र के पास है, वेस्ट कोस्ट पे।
और राजस्थान की जो बाड़मेर रिफाइनरी है, इसमें किस किस का हिस्सा है, तो ये बनाई है हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर। तो इसमें कुछ हिस्सा राजस्थान सरकार का है और कुछ हिस्सा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है। और बाड़मेर रिफाइनरी को जामनगर रिफाइनरी से जोड़ा जाएगा और भटिंडा रिफाइनरी से भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसका नाम है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की मदद से बाड़मेर रिफाइनरी को पंजाब की भटिंडा रिफाइनरी और जामनगर रिफाइनरी से जोड़ा जाएगा। जामनगर रिफाइनरी किसकी है? रिलायंस। अब मैप पे करते हैं। तो यहां पे 3 मैप हैं, इसमें पूरी 23 की 23 आपको रिफाइनरी अच्छे से मैं बताता हूं। तो सबसे पहले यहां आ जाओ, गुजरात में आ जाओ। तो गुजरात में आप देखिए, ये है नयारा जो कंपनी है प्राइवेट, उसकी रिफाइनरी है वाडीनार में। कितनी बड़ी रिफाइनरी आप देख सकते हैं, 20 मिलियन मैट्रिक टन क्षमता है इसकी। खैर क्षमता आपको याद नहीं रखनी, बस ये कि वो हो जाता है कि चलो एक आइडिया रहता है कि मतलब कहां क्या हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। नुमालीगढ़ की क्षमता अब 3 नहीं है, वैसे 9 है, 3 गुना कर दी गई है। तो नुमालीगढ़ असम में है और बोंगई गांव भी असम में है, लेकिन फर्क है, नुमालीगढ़ का ओनर कौन है? नुमालीगढ़ी रिफाइनरी लिमिटेड। और बोंगई गांव वाली किसकी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो यहां पे मैंने लोगो भी बना दिया जिससे याद रखना आसान हो जाए। फिर मैंगलोर वाली किसकी है? एमआरपीएल। और एमआरपीएल किसकी है? ओएनजीसी। तो एक तरह से ओएनजीसी की हो गई मैंगलोर वाली। फिर ये मध्य प्रदेश में जगह है बीना। तो बीना वाली किसकी है? भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। और किसके साथ मिलकर इन्होंने खोली है ये? भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम के साथ मिलकर भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ने खोली है। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत पेट्रोलियम जो है उसका जॉइंट वेंचर है, तो बीपीसीएल का भारत ओमान रिफाइनरीज के साथ। तो बीपीसीएल और दोनों याद रखिए, बीओआरएल दोनों की है मध्य प्रदेश में बीना वाली। उसके बाद तटीपका। तटीपका है ओएनजीसी की खुद की, ठीक है, खुद की। तो ओएनजीसी की 2 हैं, एक एमआरपीएल के थ्रू मैंगलोर की और एक तटीपका आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है। तो इसमें हो गया। तो ये क्लियर है आपको पहला मैप। अब हम आते हैं दूसरे मैप पे। दूसरे मैप में सबसे पहले भटिंडा इसकी बात करते हैं। पंजाब के भटिंडा में जो है HMEL, ये जो मित्तल एनर्जी लिमिटेड, जो ये हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, जॉइंट वेंचर है बेसिकली, ये है। मथुरा में जो रिफाइनरी है यूपी में, वो मथुरा में जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है, इंडियन ऑयल की। दिग्बोई वाली भी इंडियन ऑयल की है, हल्दिया वाली भी इंडियन ऑयल की है, क्योंकि 9 रिफाइनरी है इनकी, सबसे ज्यादा इन्हीं की है। फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है विजैग में। विजैग कुछ नहीं है, विशाखापट्टनम ही है। ये थोड़ा सा यहाँ पे, ये यहाँ पे है, थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा होगा आपको क्योंकि लोगो उड़ीसा में पहुंच गया है, ये उड़ीसा है। तो ये आप थोड़ा सा लोगो ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ठीक है। विशाखापट्टनम विजैग बोलते हैं, वहाँ है। फिर मुंबई वाली जो है ये भारत पेट्रोलियम, और एक मुंबई वाली जो है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की भी है। कोची जो है केरल में, वो भारत पेट्रोलियम की है। और जामनगर वाली जो दोनों हैं वो रिलायंस की हैं। उसके बाद जो पानीपत हरियाणा में है, पानीपत रिफाइनरी, वो है इंडियन ऑयल की। बरौनी बिहार वाली भी इंडियन ऑयल की, गुवाहाटी वाली भी इंडियन ऑयल की, और पैराद्वीप उड़ीसा वाली भी इंडियन ऑयल की। फिर मुंबई में एक भारत पेट्रोलियम की, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, 2 हैं। और रिलायंस वाली जो जामनगर में, वो 2 हैं, एक डीटीए में है और एक एसईजेड में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। और चेन्नई जो कंपनी है सीपीसीएल, तो सीपीसीएल की 2 हैं, एक तो नागापट्टिनम में जो नीचे है, कावेरी बेसिन बोलते हैं जिसे, और एक चेन्नई में जो मनाली चेन्नई करके जगह है वहां पे। और ये बाकी कलर में करना चाहो तो आप कलर में भी एंजॉय कर सकते हो। तो यहां पे हम सारी रिफाइनरी खत्म करते हैं। और जाने से पहले कुछ और देखिए, तेल निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो कंपनी की मदद कौन करता है? ये जो इतनी सारी कंपनियां हैं, ओएनजीसी है, ये है, वो है, और इनकी मदद करती हैं ये सारी कंपनियां। ये कंपनियां नहीं है, ये संगठन है, और ये सारे के सारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। तो इनके बारे में एक एक लाइन आपको जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले है सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी। ये संगठन क्या करता है? सीएचटी बेसिकली भारत में इसका काम है हाइड्रोकार्बन सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। तो ये हर तरह का टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देता है, तकनीक देता है। ये फ्यूल की क्वालिटी कैसी है, रिफाइनिंग में एक्सेलेंस, उत्कृष्टता, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बेंचमार्क रिफाइनरी, पाइपलाइन ऑपरेशंस वगैरह मैनेज करना, और ये सारा काम R&D, इनोवेशन, नवाचार करना, शोध करना, हाइड्रोकार्बन सेक्टर के ऊपर नए नए तरीके, नए नए वो ड्रिलिंग के नए तरीके, ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो काम करता है सीएचटी। फिर इंजीनियर इंडिया लिमिटेड। ये इंजीनियर इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अधीन काम करती है। 1965 में बनी थी, और ये नाम से ही पता चल रहा है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, ये इंजीनियरिंग वाला सारा काम करती है। यानी जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उनके लिए इंजीनियरिंग वाला जो काम है वो ये करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिर अगली जो संगठन है वो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। नाम से पता चल रहा है, रेगुलेटरी मतलब होता है नियामक।
तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली पेट्रोल के जो उत्पाद हैं, नेचुरल गैस वगैरह, उनसे रिलेटेड ये रेगुलेशंस बनाएगा, उनको कानून बनाएगा, उनका फिर सही से पालन हो रहा है ये सुनिश्चित करेगा। यानी रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग वगैरह उन सब पे नजर रखेगा कि वो ठीक से हो रही है, तो उनको रेगुलेट करेगा, उनके लिए नियामक का काम करेगा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। फिर है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी डीजीएच। ये क्या करता है, ये ऑयल और नेचुरल गैस रिसोर्सेज जो हैं उनको मैनेज करता है। ठीक है, हमारे जो संसाधन है उनको मैनेज करता है, सारे जो हमारे तेल और गैस के भंडार हैं उनका प्रबंधन करता है, और एनवायरनमेंट सेफ्टी वगैरह पे नजर बहुत रखता है। ये सेफ्टी क्योंकि पेट्रोल वगैरह का काम है, आप जानते हैं सागर सम्राट में आग लगी थी, आपको पता होगा 2005 की बात है शायद, सागर सम्राट में जब आग लगी थी, तो ये सब सेफ्टी वगैरह बहुत जरूरी है। फिर ये कुछ और काम भी करता है, जैसे न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी और इनको लागू करना। ये सब क्या होता है न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी? देखो, पहले तो ये होता था सिर्फ सरकारी कंपनियां ही ये सब करती थी काम, यानी कि तेल खोजना, निकालना, सब काम ईच एंड एवरीथिंग सरकारी कंपनियां करती थी। लेकिन बाद में सरकार को लगा कि भाई प्राइवेट कंपनियों को भी इसमें लाया जाए, तो प्राइवेट कंपनियां जो हैं उन्हें यह काम किया गया कि खोजना तो सरकार करती थी, फिर जहां खोज लिया वो ब्लॉक होते थे, उनकी नीलामी प्राइवेट कंपनियों को कर देती थी। तो न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी बोलते थे उसे। और उसके बाद फिर एक और आ गई जिसको हेल्प कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसके तहत फिर एक और चीज चलाई गई, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी ओएलएपी। ओएलपी में यह कर दिया कि अब जो है वो खोजने का काम भी आप करो, और एक बार खोज लो तो सरकार को बता दो, सरकार को फिर बता दो, फिर सरकार उसकी नीलामी करेगी, और आपने खोजा उस नाम का आपको बोनस मिलेगा, और फिर उसकी नीलामी होगी। तो कई सारी अलग अलग पॉलिसीज चल रही हैं। आजकल हम भविष्य के ईंधनों की बात कर रहे हैं, हम कोल बेड मीथेन की बात कर रहे हैं, हम आजकल शेल ऑयल की बात कर रहे हैं, भविष्य की टेक्नोलॉजीज पे बात कर रहे हैं, हम बायो ईंधन, बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं, जैविक ईंधन की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे और विभाग हैं सरकार के जो इनमें काम करते हैं। तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन भी यही काम करता है, नए नए तरीके, नॉन कन्वेंशनल यानी गैर परंपरागत तरीके, कोल बेड मीथेन या जो आजकल फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उन पे काम करता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन। फिर है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड बना था 1975 में, और इसका काम यह है कि तेल के दाम वगैरह पे नजर रखना, अंतर्राष्ट्रीय जो प्राइस हैं तेल के, पेट्रोल के, इन पे नजर रखो, और भारत को कोशिश करो आत्मनिर्भर बनाओ, सेल्फ रिलायंट बनाओ। अभी तो हम पूरी तरह से दूसरे देशों पे निर्भर हैं तेल खरीदने पे, लेकिन उसे धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। फिर है ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट यानी तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय। ये सेफ्टी के लिए काम करता है, नाम से पता चल रहा है सेफ्टी। ऑयल इंडस्ट्री जो है वो सेफ होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, उसके लिए मापदंड बनाना, सेफ्टी स्टैंडर्ड मानक बनाना, आधार बनाना, वो सब काम करता है ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट। फिर है ओएनजीसी विदेश। अब देखो, ओएनजीसी इतनी बड़ी कंपनी है, आप जानते हैं भारत में 70% तेल और 80% गैस ये निकालती है, ठीक है, ओएनजीसी, परंतु ये विदेशों में भी काम करती है। आज की तारीख में 17 देशों में ओएनजीसी तेल निकाल रही है, 17 देशों में। तो ओएनजीसी विदेश उसके लिए अलग वो बनाई हुई है, इसको मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया हुआ है, इसको बोलते हैं ओएनजीसी विदेश। ये विदेशों में तेल को खोजती है और तेल को निकालती है। उसके बाद है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। पीसीआरए ये करता है कि जो पेट्रोल को कंजर्व करना, पेट्रोल को कंजर्व करना मतलब जैसे जो मैंने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बताया था, तो उसी तरह से पेट्रोल को बचा के रखना, पेट्रोल में एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता बनाना, कि भाई पेट्रोल कितना है, ज्यादा से ज्यादा वो मतलब माइलेज दे, वो दे, उन सब चीजों पे नजर रखना, ये सब काम करता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। फिर है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। ये सारी प्लानिंग वगैरह करता है, एनालिटिक्स वगैरह करता है, कंप्यूटर के ऊपर डेटा लेता है, डेटा को माइन करता है, और ये सारी जो काम है, डोमेस्टिक मार्केट जो है उसमें एनालिसिस करना, इंटरनेशनल मार्केट में एनालिसिस करना, डेटा को कंपाइल करना, कलेक्ट करना, स्टोर करना, डेटा को फिर देना कंपनी को, जिससे सरकार पॉलिसीज वगैरह बनाए, प्लानिंग करे, वो सब काम करता है पीपीएससी। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो भारत में जो तेल रिफाइनरी है उनको लेके, ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया। इसमें मैंने कोशिश की कि ना सिर्फ आपको बल्कि तेल रिफाइनरी के बारे में बताऊं, बल्कि पूरा प्रोसेस क्या कैसे, अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको तेल के बारे में कम से कम सब कुछ पता होगा। करंट अफेयर की कुछ चीजें मैंने इसमें जरूर छोड़ दी हैं, जैसे मैंने आपको वो नहीं बताई कि पाइपलाइन वगैरह कौन से बन रहे हैं तेल के, या वो तापी पाइपलाइन और वो सब नहीं बताया, वो करंट अफेयर में ऑलरेडी बहुत बार कवर हो चुका है। इसमें स्टैटिक पार्ट कवर किया गया था, जिसमें आपको एक पूरा पीछे से लेके कि भाई किस तरह से तेल की कंपनियां किस तरह से काम करती हैं, मंत्रालय क्या है, मंत्रालयों के संगठन क्या है, विभाग क्या है, सरकारी कंपनियां क्या है, उपक्रम क्या है, ये सब बताया गया। तो इस वीडियो को आप देखिए अच्छे से और आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पे मुझे तुरंत मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टैटिक जीके।